हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। स्टार्ट पिछले लेक्चर में कर चुके थे, लेकिन सिर्फ बेसिक के बारे में बात हुई थी, जो इस चैप्टर में काम आने वाला है, जेनेटिक्स में जो काम आएगा सिर्फ उसके बारे में बात हुई थी। आज एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थ्योरी जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है वो स्टार्ट करेंगे। नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से आएंगे। बेसिक्स जो है वो सिर्फ काम आएगा इस चैप्टर में, इसलिए पहला लेक्चर पूरा डेडिकेटेड करा था बेसिक्स के लिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बात करेंगे जेनेटिक्स की डेफिनेशन से। व्हाट इज द जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स की बात करेंगे बच्चों, तो जेनेटिक्स मींस एक प्रोसेस है या फिर बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करेंगे। तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडीड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मींस जेनेटिक ऐसी प्रोसेस है या बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। अकेला इनहेरिटेंस या अकेला वेरिएशन आप जेनेटिक्स नहीं कह पाओगे। जेनेटिक्स मींस होगा, जेनेटिक्स है बायोलॉजी की एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें स्टडी करेंगे। किस चीज की स्टडी होगी? दो चीज होगी, एक तो इनहेरिटेंस के बारे में बात होगी एंड सेकंड वेरिएशंस के बारे में बात होगी कि क्या वेरिएशन होती है, क्या इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसको बोलेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडीड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सबसे पहले समझते हैं इनहेरिटेंस क्या है। व्हाट इज द इनहेरिटेंस? और वेरिएशन क्या है? ये दोनों क्या है जिनकी स्टडी कर रहे हैं अपन लोग जेनेटिक्स में, इसके बारे में जानेंगे। तो एक बात सुनिए कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाथी के जो बच्चे होते हैं वो हाथी ही होते हैं, या इंसान के जो बच्चे हैं वो इंसान ही है। भाई हाथी का बच्चा जो वो इंसान क्यों नहीं है? या इंसान की जो संतानें हैं, प्रोजेनी जो है, वो हाथी क्यों नहीं है? या शेर के बच्चे शेर हैं? आम के पेड़ के जो प्रोजेनी होंगी, आम की, मैंगो की, जो बीज रहेंगे, आप बीज जब उनको गड़ाओगे धरती में, तो जब वो बड़े बनेंगे तो आम का पेड़ ही क्यों बन रहा, बबूल का क्यों नहीं बन जा रहा है? देख रहे हैं आप क्या कि आम का जो बीज है वो आम ही क्यों प्रोड्यूस कर रहा है और कोई सा पेड़ क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? या फिर ह्यूमंस की जो प्रोजेनी है, ह्यूमंस की जो संतान है, वो ह्यूमंस ही क्यों है, अदर एनिमल क्यों नहीं है? चलो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरी मैं बात करता हूं कि मान लो आपके पेरेंट्स की आप दो संतानें, दो प्रोजेनी है, टू सिबलिंग्स हैं आप, एक आप, आपका भाई, माता पिता हैं, आप उनके बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दो भाई है मान लो। पर आप देखेंगे कि आप एकदम सिमिलर, ना तो भाई जैसे होंगे, ना भाई आप जैसा है, और ना आप दोनों आपके पेरेंट्स जैसे हैं। कहीं ना कहीं डिफरेंस है आप में, आपके भाई में, और आपके भाई और आपका पेरेंट्स से। मतलब पेरेंट्स और आप में भी कुछ डिफरेंसेस है, आप दोनों सिबलिंग्स में भी कुछ डिफरेंसेस है, तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ह्यूमंस की जो प्रोजेनी है वो सिर्फ ह्यूमंस ही है, तो इसमें जो प्रोजेनी सिमिलर है कि ह्यूमंस की प्रोजेनी ह्यूमंस ही है, वो इनहेरिटेंस है। और जो डिफरेंसेस है कि दोनों भाई एक जैसे नहीं है, उनके कैरेक्टर्स उनके माता पिता से या पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहे हैं, वो वेरिएशन है। तो क्या है इनहेरिटेंस और वेरिएशन, देखते हैं जरा। इनहेरिटेंस मींस कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर्स कि आपके दो हाथ हैं, दो पांव है, सूंड नहीं है आपकी, सूंड किसकी है? हाथी की, तो वो हाथी वाले में जाएगी, हाथी वाले बच्चों में। आप इंसान हो, आपके दो हाथ पैर होंगे, तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। बच्चों में
माता पिता से बच्चों में, पेरेंट्स माता पिता से, प्रोजेनी मींस संतानें बच्चों में, माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसको आप बोल रहे हो इनहेरिटेंस, उसी को आप बोल रहे हो इनहेरिटेंस। यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है कुछ लोगों को कि व्हाट इज द हेरिडिटी, बार बार हेरिडिटी भी शब्द आता है कई बार, हेरिडिटी क्या है? तो ये जो डेफिनेशन लिखी है ये इनहेरिटेंस की लिखी है क्या? हाँ, डेफिनेशन इनहेरिटेंस की है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आप समझिए कि कैरेक्टर का जो ट्रांसफर हो रहा है वो हेरिडिटी है, लेकिन जिस प्रोसेस से होता है उसको आप बोलोगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस, और ये जो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में, उसको आप कह रहे हो हेरिडिटी। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एक ही बात है, बस इनहेरिटेंस प्रोसेस की बात है कि प्रोसेस जो हो रही है, जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रहे हैं उसको आप कह रहे हो इनहेरिटेंस, और जो हो रहा है ट्रांसफर उसको आप कह रहे हो हेरिडिटी। तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस आपका अगर बात करेंगे इस चैप्टर में तो एक ही बात कर रहे हैं अपन, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग है। वही बात करते हैं वेरिएशंस। वेरिएशन मतलब क्या है? वेरिएशंस मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, पहला पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, कि पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स में हो जाता है डिफरेंस, या पूरा लिख देंगे इसको, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स ऑफ, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। पेरेंट्स और उसकी संतानों में जो डिफरेंस है कैरेक्टर के, कि मम्मी पापा बहुत इंटेलिजेंट है, पता चल रहा है बच्चा बिल्कुल नालायक है, पढ़ता ही नहीं, या माता पिता का माइंड बहुत शार्प है, बच्चा नहीं है। या देखने में मिलता है कई बार माँ की हाइट छोटी है, बच्चे की हाइट, पिताजी की हाइट छोटी है, माँ और पिताजी दोनों की हाइट छोटी है, लेकिन बच्चा लंबा निकल गया है, तो ये कहीं नहीं कैरेक्टर डिफरेंट है ना। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि पेरेंट्स और प्रोजेनी के कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस है वो, या फिर टू प्रोजेनी, दो संतानें, टू प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट, सेम पेरेंट, एक ही माता पिता की दो संतानें, उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होता है, कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। यही डिफरेंसेस क्या हैं आपके? वेरिएशंस। यही डिफरेंसेस क्या हैं आपके? वेरिएशंस। तो जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस मींस कैरेक्टर्स का ट्रांसफर प्रोजेनी में, कहां से? पेरेंट्स से। वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में जो कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, या फिर दो संतानें जो हैं जो सेम पेरेंट्स जिनके, उनके कैरेक्टर्स में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो वेरिएशंस। आगे बात करेंगे कि वेरिएशन जो है कितने टाइप के होते हैं। तो वेरिएशन टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स की अगर बात करें वेरिएशंस की, तो वेरिएशन दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक तो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, दूसरा है कंटिन्यूअस वेरिएशन। वन इज अ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, सेकंड इज अ कंटिन्यूअस वेरिएशन। समझिए इस चीज को, जैसे अपन एग्जांपल देंगे या आगे पूरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, या बेसिक में भी बात करी थी, टॉल डॉर्फ कैरेक्टर्स की बात जैसे कर रहे थे, टॉल कैरेक्टर और डॉर्फ कैरेक्टर। तो आप देख रहे हैं टू एक्सट्रीम कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं लंबाई की, कि या तो लंबा है या फिर बौना है। मैं बीच का कोई कैरेक्टर नहीं ले रहा हूं कि लंबे से थोड़ा छोटा या छोटे से, या बौने से डॉर्फ से थोड़ा बड़ा, इन दोनों से कुछ छोड़ा या इन दोनों से इससे कुछ ऊपर, ऐसा कुछ मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ बोल रहा हूं टॉल या डॉर्फ। तो अगर वेरिएशन की बात मैं कर रहा हूं कि टू एक्सट्रीम ट्रेट की बात अगर हो, टू एक्सट्रीम ट्रेट की अगर बात हो, जैसे टॉल एंड डॉर्फ, बीच की कोई बात नहीं हो रही है कि लंबा और छोटे के बीच में कि मिडिल हाइट का है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, या तो कह रहे हैं लंबा या फिर छोटा। तो ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, कि मान लो सडनली किसी जनरेशन में या किसी फैमिली में सब लंबे 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 थे, एकदम से छोटा आ गया, एकदम से बौना आ गया है, एकदम से अगली प्रोजेनी बौनी प्रोजेनी आ गई है। तो टू एक्सट्रीम कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं ना, कि टॉल और एकदम से डॉर्फ आ गया है, तो इट इज अ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यू वेरिएशन। वही बात करें कि यूं एक
बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कंटिन्यूअस वेरिएशन समझने के लिए। ह्यूमन का स्किन कलर, ह्यूमन के स्किन कलर की अगर बात करो तो उसमें एक्सट्रीम ट्रेड देखने को नहीं मिल रहे हैं कि एकदम काला है या एकदम गोरा है, एकदम भूरा आदमी है। तो एकदम काला नहीं है या फिर भूरा नहीं, शेड्स देखने को मिलते हैं, उसमें रेज देखने को मिलती है कि थोड़ा डार्क कलर, उससे हल्का कलर, उससे और हल्का कलर, उससे और हल्का कलर, एकदम भूरा कलर। तो रेंज देखने को मिल रही है। अगर ट्रेड में रेंज देखने को मिल रही है, रेंज ऑफ ट्रेड, रेंज ऑफ ट्रेड, इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस वेरिएशन। वेरिएशन टू टाइप, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो है ही नहीं आपके सिलेबस में, यहाँ पे नहीं है, पर बाकी काम आएगा ये चीज। क्योंकि बात करें डिसकंटिन्यूअस की, डिसकंटिन्यूअस की बात करेंगे वेरिएशन की, तो मेंडल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की बात करता है। टॉल डार्क, बीच का कलर पीला हरा, बीच का कुछ नहीं बता रहा है। तो ये मेंडल किसकी बात करता है, डिसकंटिन्यूअस कैरेक्टर वेरिएशंस की। जबकि कंटिन्यूअस वेरिएशन कैरेक्टर्स की नेक्स्ट चैप्टर, जैसे एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी, ह्यूगो डिब्रीज। तो ह्यूगो डिब्रीज बात करता है किसकी, कंटिन्यूअस वेरिएशन की। या एवोल्यूशन वाले चैप्टर में डिब्रीज की थ्योरी जो है, म्यूटेशन थ्योरी जो है, उसमें क्लियर कहता है कि म्यूटेशन इज अ कंटिन्यूअस, या वेरिएशन इज अ कंटिन्यूअस है वेरिएशन। रेंज देखने को मिलेंगी आपको ट्रेड्स की, ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम टॉल या डॉर्फ देखने को मिल जाए। तो ये बात हुई है आपकी सिर्फ सिंपल डेफिनेशन की, व्हाट इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब इनहेरिटेंस, और वेरिएशन की बात हुई है। इनहेरिटेंस ये है, वेरिएशन ये है, ये सिर्फ डेफिनेशन की बात हुई है। आगे चलेंगे, कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं। बात करें कि आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसमें आपको जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वेरिएशंस जो है वो ट्रांसफर हो रही है, कैसे अलग अलग वेरिएशंस आ रही है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे मोस्टली जो नाम आता है वो मेंडल का नाम आता है। मेंडल का अगर बात करें, मेंडल कब थे, तो मेंडल थे 19वीं शताब्दी में, 1822 में उनका जन्म हुआ था। उनका एक्सपेरिमेंट 1856 के आसपास हुए थे। तो क्या उससे पहले क्या जेनेटिक्स की बात नहीं होती थी, क्या उससे पहले लोगों को नहीं पता था जेनेटिक्स के बारे में? तो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में आपका एक पैराग्राफ है वो इसी चीज को बताता है, तो छोटा सा पैराग्राफ है कि जेनेटिक्स जो है वो बहुत पहले से जान रहे हैं। हाँ, पर्टिकुलर उसका कोई ये नहीं था विधि विधान की भाई जेनेटिक्स ये है, ये जीन है, ये क्रोमोसोम, ये नहीं पता था। पर जेनेटिक्स के बारे में ज्ञान जो है वो बहुत पहले से था। तो वही कुछ एक हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। कभी कभार क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, अभी तक तो नहीं आया पर हो सकता है आ जाए। तो बात करेंगे हिस्ट्री की। तो आप जान, ह्यूमंस जो है वो एग्रीकल्चर, खेती किसानी कर रहे हैं। अगर ह्यूमंस की मैं बात करूं तो ह्यूमंस को एग्रीकल्चर का जो नॉलेज है, एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 8000 से 10,000 साल पहले से। ईयर्स है वो 8000 से 10,000 साल, 8 से 10,000 साल पहले से ह्यूमंस जो है वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो जब वो खेती करते थे तो उन्होंने देखा खेती कैसे करी होगी। उस समय तो खेत में थे नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं खेती कैसे करी होगी, वो खेती इतने सालों से कर रहे हैं, कुछ नहीं। उनने क्या है, जंगली प्रजाति देखी होंगी कि अगर मैं बात करूं वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमंस ने देखा, उस समय की बात हो रही है कि वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर और प्लांट्स थे, उनमें वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, तरह तरह के वेरिएशंस फाउंड, उनमें वेरिएशंस है। पर वो जंगली थे, उनको पालना मुश्किल था, खेती करना मुश्किल था, खाना अनाज उगाना मुश्किल था। पर ह्यूमंस ये चीज एनालाइज करता था कि यार जंगल में ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग एनिमल है, या फिर एक ही स्पीसीज के अलग अलग प्लांट्स हैं। मैंगो की स्पीसीज, मैंगो प्लांट्स जो तरह तरह के, कोई ऐसा आम है, कोई वैसा आम है। या एनिमल्स की ही बात करें, तरह तरह की वैरायटीज देखने को मिल रही थी। तो वही मैंने लिखा है कि वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स में वेरिएशंस फाउंड करी ह्यूमंस ने। 8000 से 10,000 साल पहले की बात हो रही है। अब इन वेरिएशंस को उन्होंने देखा और इनका क्या करा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन।
इनका करा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जो कैरेक्टर्स उनको चाहिए थे, जो कैरेक्टर्स उनको चाहिए थे वो सिलेक्ट करे, उनका क्रॉस कराया इतने साल पहले। तो ये नहीं है कि जेनेटिक्स अभी से जान रहे हैं, जेनेटिक्स बहुत पहले से। तो वही मैंने बोला कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन करा, और जो एनिमल्स थे उनका डोमेस्टिकेशन चालू करा, उनको पालना चालू करा, डोमेस्टिकेशन चालू करा। इसी का रिजल्ट है, इसी का रिजल्ट है आपकी मॉडर्न डे की जो ब्रीड्स हैं और वैरायटी है। मॉडर्न डे की ब्रीड्स एंड वैरायटी जो है वो सब किसकी देन है? ये इतने साल पहले किए गए ये जो एक्सपेरिमेंट था, एनालाइज था, उसके आधार पर जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया, डोमेस्टिकेशन गया, उसी के कारण मॉडर्न डे की ब्रीड और वैरायटी डेवलप्ड हो पाई। तो जेनेटिक्स, हाँ, हालांकि आज के दिनों में मेंडल्स के बाद बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुई है जेनेटिक्स, इसका नॉलेज बहुत ज्यादा क्या हुआ है, पॉपुलर हुआ है, पर उतना नहीं था, लेकिन है पहले से ये चीज। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पंजाब की साहिवाल गांव काऊ। पंजाब में पाई जाने वाली साहिवाल काऊ जो है, साहिवाल गाय जो है, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मॉडर्न नहीं, ये बहुत पहले से बन रही है। मतलब मॉडर्न तो है, अभी बनाई गई, लेकिन इसका इस्तेमाल करा गया है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करा गया है, जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनका आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया, तब जाके ये काऊ बनी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जेनेटिक्स का। इसका मतलब है जेनेटिक्स पहले से है, हाँ, इतनी डेवलप नहीं थी, डेवलप अभी हुई है, पर है पहले से। तो ये दो बात अभी अपन ने करी है कि एक जेनेटिक्स की डेफिनेशन दी है, थोड़ा डिटेल में लेके गए थे, देन बात करी अपन ने किसकी, हिस्ट्री की। जेनेटिक्स पहले से भी देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स अभी आई है। अब बात करेंगे कि बार बार नाम आ रहा है मेंडल का। मेंडल साहब कौन है? और पूरे जेनेटिक्स का अगर देखा जाए तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। जेनेटिक्स के जितने रूल हैं, जितनी आगे थ्योरीज आप पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उसका फ्रेमवर्क जो है, कहीं ना कहीं उसका जो फ्रेमवर्क है वो मेंडल के द्वारा ही जनरेट किया गया। उसको बाद में उन लोगों ने इवॉल्व कर लिया है, चेंज कर लिया है, पर कहीं ना कहीं स्टार्ट जो है जेनेटिक्स की वो मेंडल ने ही की थी। तो मेंडल की ही बात करेंगे। अब सीधा मेंडल्स पे आते हैं। मेंडल्स, हेडिंग डाल देंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स के इनहेरिटेंस के लॉ की बात अपन कर रहे हैं, ये हेडिंग डलेगी। इसमें सबसे पहले मेंडल का कुछ परिचय देंगे। इनका जन्म कब हुआ, ये सब चीज पहले पूछा करते थे, पर अब तो नहीं पूछते हैं, ना उतना इंपॉर्टेंट है। पर जानने के लिए अगर जानना चाहे तो 1822 में मेंडल का जन्म हुआ था। ये पढ़ने के लिए गए बाहर, वियना गए, वहां से ये लौटे, इन्होंने टीचिंग स्टार्ट करी। टीचिंग में मजा नहीं आया तो ये अपने पादरी बन गए चर्च के आसपास, चर्च में पादरी बन गए। अब चर्च के आसपास देखा इन्होंने मटर की खेती होती थी, अब इन्हें इंटरेस्ट आया मटर की खेती में। इन्होंने देखा यार कुछ मटर्स के बीज जो है वो पीले हैं, कुछ के हरे हैं, कुछ मटर्स की फली जो फूली हुई है, कुछ की पिचकी हुई है। तो ये सब चीज इन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही जिज्ञासा थी जिसने जेनेटिक्स को जन्म दिया। जो जेनेटिक्स आज पढ़ते हैं वो सब यही जिज्ञासाएं थी मेंडल्स की। तो मेंडल्स की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वही बात करेंगे। कि सबसे पहले बात करेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की, मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट 7 साल चला था। कब से कब तक? 1856 से 1863। 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर? मटर पर। तब जाके इन्होंने अपने कंक्लूजन्स दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 तक 7 साल तक किए थे। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। दूसरी बात करेंगे पब्लिश कब हुआ था ये वर्क।
एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने कर दिया 1856 से 1863 तक, पर 63 में ही सबमिट नहीं करा, पब्लिश नहीं करा। पब्लिश्ड जो था इनका एक्सपेरिमेंट वो पब्लिश्ड हुआ था 1865। क्वेश्चन आ चुका है इसमें से और दिया भी हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो पढ़ना है। पब्लिश कब हुआ? 1865। बात करेंगे कि मेंडलसन जब एक्सपेरिमेंट दिया था, ये बात है 1800 के आसपास, तब उतना लोगों को जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं था, क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो लोगों को लगा कि यार मेंडल्स कुछ का कुछ नियम दे रहे हैं, तो उस समय उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। उनके मरने के पश्चात 1900 के आसपास, सन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और टेस्मार्क। इन तीनों ने मेंडल के जो वर्क करा था मेंडल ने, उसको रीडिस्कवर करा। मेंडल को उसके समय पे इतनी ख्याति नहीं मिल पाई थी। ख्याति कब मिली? जब इन तीनों ने, किसने? डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और टेस्मार्क, इन्होंने सन 1900 में मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किया, जिससे मेंडल्स को ख्याति मिली। और साइंटिस्टों को लगा नहीं यार, मेंडल्स इतने साल पहले इतनी सही बातें करके गया है, तब और एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ पाए। तो रीडिस्कवरी अगर बात करें, रीडिस्कवर ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, रीडिस्कवर ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर करा 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? कोरेंस, कार्ल कोरेंस, डी व्रीज, टेस्मार्क। कब करा? 1900। आगे बात करेंगे कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था। मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? कौन सा एक्सपेरिमेंट? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो किस पे किया था मेंडल ने एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने पाइजम सैटाइवम, पाइजम सैटाइवम, जिसको गार्डन पी कहते हैं, गार्डन पी, मटर, दूसरा नाम गार्डन पी। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल किस पे एक्सपेरिमेंट किया? तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पाइजम सैटाइवम, पाइजम सैटाइवम। कितने कैरेक्टर्स लिए थे, कितने क्या है वो आगे देख रहे हैं अपन, कि पाइजम सैटाइवम थे, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 14, जो कि पेयर्स में रहते हैं, मतलब ये डिप्लॉयड है, मींस 2n = 40। मतलब इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 14 क्रोमोसोम पर 7 पेयर में होंगे, 7। ये सब बेसिक में पढ़ा है अपन ने कि 2n = 14, मतलब टोटल क्रोमोसोम है 14, लेकिन ये डिप्लॉयड है। 2n से क्या समझ आ रहा है कि पाइजम सैटाइवम इज अ डिप्लॉयड, 2n मतलब डिप्लॉयड, मतलब 14 जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर में होंगे। कैसे? 7 पेयर में, तभी तो 14 होंगे। 7 पेयर क्रोमोसोम होंगे, 7 पेयर क्रोमोसोम होंगे, 2n = 40। बात करेंगे पाइजम सैटाइवम, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर मींस एक ही फ्लावर में मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। मतलब ये सेल्फिंग करता है, मतलब ये क्या करेगा? सेल्फिंग। व्हाट इज द सेल्फिंग? सेल्फिंग मींस इसको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार मैक्सिमम केसेस हवा ववा करा सकती है, पर ऐसा नहीं है कि ये पॉलिनेशन के लिए डिपेंडेंट रहे किसी एनिमल पर या किसी पॉलिनेटर पर। बिना पॉलिनेटर के भी ये पॉलिनेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मेल फीमेल एक ही फ्लावर पर है, पास पास है दोनों, आराम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये कुछ बात करी अपन ने मेंडल के बारे में कि एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, पब्लिश 1865 में करा, रीडिस्कवर करा इस मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को 3 साइंटिस्ट ने, कोरेंस, डी व्रीज, टेस्मार्क, 1900 में। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट्स किया? अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट किया पाइजम सैटाइवम पर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 होते हैं, मतलब 7 जोड़े क्रोमोसोम हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है इसमें। और भी कारण थे मटर को चुनने का ही,
चुनने में मेंडल साहब जो थे, हो सकता है ह्यूमंस चुन लेते, लेकिन ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं प्रोजेनी, तो प्रोजेनी टाइम लगता है प्रोजेनी आने में। कि मान लो कोई बच्चा है, उसकी शादी हुई, फिर उसके बच्चे हुए, तो पता चल रहा है कि पहला रिजल्ट चेक करने में ही आपको 30 साल हो गए, अगला रिजल्ट जब चेक करोगे तब तक 60 साल हो गए। तो रिजल्ट जो है बड़े धीरे धीरे मिलता। अब बात करें मटर की, तो साइकिल, मटर की लाइफ साइकिल की बात करें, 1 से 1.5 महीने की लाइफ साइकिल है। मतलब आपको पहला रिजल्ट 1 से 1.5 महीने में मिलेगा। अब फिर उसका क्रॉस करा दो तो अगला रिजल्ट फिर मतलब 1 साल में आप देखोगे आपको 10 रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक कारण है। दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में आप एंथर काट दो, इमैस्कुलेशन कर दो, उसकी बैगिंग कर दो, तो आपको डर नहीं है, आसानी से आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन उसका करा सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी है। मटर की अगर बात करें, आप एक मटर का बीज धरती में बोए, उससे पेड़ निकलेगा, पेड़ में बहुत सारी क्या निकलेंगी, फली, और फली में बहुत सारे बीज। तो पता चल रहा है एक पेड़ से 50 प्रोजेनी देखने को मिल रही, तो लार्ज नंबर देखने को मिलेंगी प्रोजेनी। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण मेंडल ने पाइजम सटाइवम को चुना है। तो ये अपन ने कुछ लिखे हैं इसके बारे में। अब आगे बात करेंगे कि मेंडल की इतनी बात होती क्यों है। Why मेंडल वर्क इज इंपॉर्टेंट। मेंडल के वर्क जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसकी बात हो रही है। तो इस चीज को अपन देखेंगे कि 1800 के आसपास जब लोगों को साइंस उतनी अच्छी नहीं आती थी, तब मेंडल ने जेनेटिक्स के लिए बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज करा। अपन बोल रहे हैं कि वाई मेंडल वर्क इज इंपॉर्टेंट। मेंडल का वर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना खास क्यों है? क्योंकि उस समय पर जब लोग साइंस के बारे में ही नहीं जानते थे ज्यादा, तब बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इस कारण से मेंडल के वर्क को खास माना जाएगा। तो पहला क्या कारण है? पहला कारण है कि यूज्ड मैथमेटिकल लॉजिक इन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के थ्योरी दे दी, उन्होंने फुल एक्सपेरिमेंट करा, उसका पूरी मैथमेटिक्स लगाई, उस पर पूरी स्टैटिक्स लगाई, तब जाके उन्होंने अपने लॉ दिए, या तब जाके उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में समझाया। तो पहला, यूज्ड मैथमेटिकल लॉजिक्स इन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, इसलिए ये खास। और बात करेंगे क्यों इतना सटीक मान रहे हैं, क्योंकि सैंपलिंग जो थी वो लार्ज साइज की थी। सैंपलिंग इन लार्ज साइज, सैंपलिंग इन लार्ज साइज में सैंपलिंग करी थी। लार्ज साइज में बड़े स्तर पर सैंपलिंग करने का या बड़े स्तर पर एक्सपेरिमेंट करने का फायदा क्या है? फायदा ये है जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आता है। रिजल्ट क्या आता है? एक्यूरेट। इसको ऐसे समझेंगे कि मान लो आपको एनालाइज करना है कितने लोगों को चाय पसंद है या कॉफी। आपने 4 लोगों से पूछा, 4 में से 3 लोगों को चाय पसंद है, 1 को कॉफी पसंद है। तो आपने क्या करा, 4 लोगों से पूछा, 4 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करा, 4 लोगों से एनालाइज करा। तो आपने अपना कंक्लूजन दिया कि 75% लोगों को चाय पसंद है और 25% लोगों को कॉफी पसंद है। अब यही आप सैंपलिंग की साइज बढ़ा दें, एक्सपेरिमेंट जो आप सैंपल कर रहे हैं, सैंपलिंग उसकी साइज बढ़ा दें। आप 1000 लोगों से पूछे चाय और कॉफी के बारे में, तो पता आपको चलेगा कि 900 लोगों को चाय पसंद है, 100 लोगों को कॉफी पसंद है। तो वहां क्या देखने को मिल रहा है? रिजल्ट आपका 90% चाय पसंद है, 10% कॉफी पसंद है। या और बड़े स्तर पे जाएंगे तो परसेंटेज कम होता जाएगा। तो रिजल्ट जो है वो बहुत एक्यूरेट आता है। अगर सैंपलिंग का साइज लार्ज होगा तो रिजल्ट बहुत एक्यूरेट आएगा। ये एक फायदा रहा। इसी कारण से इनको इतनी ख्याति मिली या इनका वर्क इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने लार्ज सैंपलिंग करी थी। चलो अगली बात करेंगे कि जब इनके रिजल्ट एक्यूरेट आए, क्योंकि लार्ज स्केल पे करा इन्होंने सैंपलिंग, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए इन्होंने बार बार उसको चेक करा।
अपने जो टेस्ट प्लांट हैं उनको बार बार जनरेशनल उनका क्या कराया, सैम्पलिंग सेल्फिंग कराई, जनरेशन वाइज जनरेशन उनको और ग्रो कराते गए, देखे गए जनरेशन वाइज जनरेशन क्या यही रिजल्ट है, ऐसा तो नहीं कि इस जनरेशन में कुछ अलग से आ गया हो। जब उन्होंने देखा अगली जनरेशन में हाँ ठीक है, तब जाके उन्होंने अपने लोग तो इसको क्या करा, रीचेक्ड हिज एक्सपेरिमेंट बाय जनरेशनल सेल्फिंग प्लांट। जनरेशन वाइज जनरेशन जो प्लांट सेल्फिंग करके जब इन्होंने देखा कि रिजल्ट यही था, कुछ अलग था, तो हाँ वही था, बार बार रिचेक करा इन्होंने अपने पर, रिचेक्ड हिज एक्सपेरिमेंट बाय जनरेशनल सेल्फिंग। और अगली बात करेंगे मेंडल्स ने जो कैरेक्टर्स लिए थे या ट्रेट लिए थे, मेंडल्स ने जो कैरेक्टर लिए थे या ट्रेट लिए थे वो डिस्टिंक्ट लिए थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। डिस्टिंक्ट, व्हाट इज द डिस्टिंक्ट मींस मतलब डिफरेंट, एकदम डिफरेंट ट्रेट लिए थे, लाइक टॉल एंड डॉर्फ कि कोई प्लांट टॉल है तो स्पष्ट दिख जाए टॉल है, डॉर्फ है तो स्पष्ट दिख जाए डॉर्फ है, यानी बीच का कोई दिख रहा है तो कंफ्यूज है इसको टॉल में गिने या डॉर्फ में गिने। तो कैरेक्टर्स जो लिए थे, ट्रेड जो लिए थे वो डिस्टिंक्ट थे, डिफरेंट थे एक दूसरे से बिल्कुल, या तो टॉल था या डॉर्फ था, या जो पीला बीज था या हरा बीज था, या फली पिचकी हुई थी या फली फूली हुई थी, एकदम डिस्टिंक्ट कैरेक्टर लिए थे, जिससे रिजल्ट जो है वो और एक्यूरेट आया, कंफ्यूजन कहीं नहीं हो पाई, रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो मेंडल्स ने जो ट्रेट लिए थे वो डिस्टिंक्ट ट्रेट थे। यही डिस्टिंक्ट ट्रेट जो है आगे चल के मेन फ्रेमवर्क बने या बेसिक फ्रेमवर्क बने ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो यही है कि दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर लिए ताकि आप रिजल्ट बहुत अच्छा दे पाओ, रिजल्ट बहुत अच्छा आए, ताकि लॉ आपके बहुत परफेक्ट हो। मेंडल्स के लॉ जो है कुछ के एक्सेप्शंस हैं पर कुछ के एक्सेप्शंस नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो मेंडल ने कहा वो सत्य है, अभी तक सत्य है। तो उसका कारण यही था, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर लिए थे जो अलग से समझ आए, रिजल्ट में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये पैराग्राफ दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, कंफ्यूजन करता है उसी को मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया ताकि दिमाग में चला जाए आपके कि मेंडल का वर्क जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मेंडल इतना खास क्यों है। इन कारणों के कारण मेंडल खास है। मेंडल ने ही बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करा जेनेटिक्स का, तभी मेंडल्स को इतना मानते हैं। एक और चीज इसी के साथ एक बात लिखेंगे कि मेंडल जो है इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं इन्हें, क्योंकि बेसिक फ्रेमवर्क जो है जेनेटिक्स के लॉ का वो किसने तैयार किया, मेंडल ने तैयार किया। आगे चलेंगे। वर्क कितना इंपॉर्टेंट था ये सब चीज। अब बात करते हैं मेंडल के हाइब्रिड। अपन ने कहा ना मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो है, मेंडल से ही आपका पूरा चैप्टर बेसिक जो है स्टार्ट होता है, और मेंडल ही आगे, मेंडल ने बेसिकली इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। इन इनहेरिटेंस में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, वो वेरिएशंस हो जाएंगी, आपको कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सब मेंडल के फ्रेमवर्क पे ही आधारित रहेगा पूरा चैप्टर। तो स्टार्ट कर देते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, नाम अपन ने लिखा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, तो वही हेडिंग डाल ले रहे हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया मेंडल ने, 4 स्टेप में कंप्लीट करा। 4 स्टेप कौन कौन सी देखते हैं। स्टेप नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, पेरेंट का सिलेक्शन करा। इसको डिटेल में लेके चलेंगे अभी सारी स्टेप्स को
कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया मेंडल ने। स्टेप नंबर 1, पेरेंट्स का सिलेक्शन किया कि पेरेंट्स जिनका आप क्रॉस कराओगे, जिनका हाइब्रिडाइजेशन कराओगे, वो पेरेंट्स क्या है, उनका सिलेक्शन भी तो करना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। जब पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया है तो उनका आर्टिफिशियल खुद से जो अपन चाह रहे हैं वांटेड आपका क्रॉस कराना है, आर्टिफिशियल क्रॉस कराया। सेकंड स्टेप, उनका आर्टिफिशियल क्रॉस कराया। थर्ड स्टेप, जब क्रॉस करा दिया तो उसका रिजल्ट देखा, रिजल्ट आया। एंड फोर्थ, रिजल्ट के आधार पर कुछ कंक्लूजन दिया मेंडल ने। ये 4 स्टेप में मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। पहली स्टेप, पेरेंट्स का सिलेक्शन करा। दूसरा, जो सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं उनका क्रॉस कराया। तीसरा, रिजल्ट क्या आया वो एनालाइज किया। एंड फोर्थ, उसका कंक्लूजन दिया कि यार ये रिजल्ट क्यों आ रहा है, ये सब चीज। तो बात कर देंगे, पहली स्टेप से स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो मेंडल की बात करेंगे। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम, गार्डन पीपर एक्सपेरिमेंट किया। कैरेक्टर्स की बात करूं तो कितने कैरेक्टर्स, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं अपन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स की, पाइजम सटाइवम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, उसमें बात करेंगे कैरेक्टर्स कितने लिए मेंडल ने। तो कैरेक्टर्स लिए थे 7 कैरेक्टर, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स 7 कैरेक्टर्स टोटल उसने चुनाव करा। उस 7 में से जो उसको एक्सपेरिमेंट करना होता था वो कैरेक्टर्स को चुन लेता था, एक कोई सा कैरेक्टर। 2 जीन्स का जब करना है डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लेके क्या करते थे, क्रॉस करते थे। जब एक जीन की बात होती थी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना होता था, तब एक कैरेक्टर्स को लेके। अपन ओवरऑल बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कितने टाइप के लिए थे टोटल, वो बात अपन कर रहे हैं। तो कैरेक्टर्स कितने लिए थे, 7 कैरेक्टर्स लिए थे मेंडल ने। कौन कौन से वो भी आगे बात करेंगे। एंड ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे। ईच कैरेक्टर हैव 2 ट्रेट, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे, 2 ट्रेट। वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रेसेसिव, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। तो मेंडल ने पाइजम सटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किया। कैरेक्टर 7 लिए थे। ईच कैरेक्टर हैव 2 ट्रेट, डोमिनेंट, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। हर कैरेक्टर का एक डोमिनेंट ट्रेट होगा, एक रेसेसिव ट्रेट होगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कैरेक्टर कितने लिए, तो कैरेक्टर कितने लिए, 7। वही पूछते हैं ट्रेट कितने लिए, ट्रेट कितने लिए। तो ट्रेट क्या था, ट्रेट इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के टाइप। अब समझो, ईच कैरेक्टर हैव 2 ट्रेट, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट हैं, टोटल 7 कैरेक्टर। तो टोटल ट्रेट कितने थे, 14। क्वेश्चन अगर आए तो लगा देना कि कैरेक्टर 7 लिए थे एंड ट्रेट 14 थे। आगे बात करेंगे, कौन कौन से थे वो कैरेक्टर्स, उसकी एक टेबल अपन लोग बनाते थे कि कैरेक्टर्स कौन से थे। अब हर कैरेक्टर का डोमिनेंट ट्रेट भी था, डोमिनेंट ट्रेट, और हर कैरेक्टर का रेसेसिव ट्रेट भी था, रेसेसिव ट्रेट। हर कैरेक्टर का डोमिनेंट ट्रेट भी होगा, रेसेसिव ट्रेट होगा। अब कैरेक्टर कौन से लिए, तो पहले एक छोटा सा वो देख लेते ताकि याद रहे ये कैरेक्टर कौन से लिए थे। इधर देखते हैं कि एक था हाइट का कैरेक्टर, 2 थे फ्लावर के कैरेक्टर, फ्लावर के 2 कैरेक्टर, हाइट का 1 कैरेक्टर, पॉड फली के 2 कैरेक्टर लिए, एंड सीड बीज के 2 कैरेक्टर लिए। हो गए 7।
दो कैरेक्टर सीड के, दो पॉट के, दो फ्लावर के, तो एक हाइट का। सीड का और पॉट का सेम है क्या? सीड का कलर, पॉट का कलर और सीड का कलर, एंड पॉट का शेप और सीड का शेप। और फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में पोजीशन, दो कैरेक्टर है ना, और दूसरा कलर, कौन से कलर का फ्लावर है। तो ये 7 कैरेक्टर हो गए आपके, एक हाइट का कैरेक्टर, दो फ्लावर के कैरेक्टर, दो पॉट के कैरेक्टर, दो सीड के कैरेक्टर। वो टेबल में अपन देख रहे हैं। कैरेक्टर नंबर 1, हाइट का कैरेक्टर जो आपने लिया है, हाइट कैरेक्टर, हाइट लिया, उसका डोमिनेंट ट्रेट टॉल। इसका एलील क्या होगा? कैपिटल टी। एलील क्या है? एलील इज अ रिप्रेजेंट, जेनेटिक मेकअप है किसका? ट्रेट का, तो टॉल का कैपिटल टी। रेसेसिव डॉर्फ क्या होगा इसका एलील? सर डी होगा, नहीं होगा, स्मॉल टी होगा। अगला देखा अभी अपन ने, फ्लावर के दो कैरेक्टर लिए, फ्लावर के दो कैरेक्टर, वन इज अ पोजीशन, सेकंड इज अ कलर। तो फ्लावर का कलर ले लिया, फ्लावर कलर, डोमिनेंट ट्रेट था इसका वॉयलेट, और रेसेसिव ट्रेट है इसका व्हाइट। तीसरा, फ्लावर का पोजीशन, तो डोमिनेंट ट्रेट है एक्सियल एंड रेसेसिव ट्रेट है टर्मिनल, एंड रेसेसिव ट्रेट है टर्मिनल। फोर्थ, फ्लावर के दो कैरेक्टर हो गए, अब बात करेंगे पॉड के दो कैरेक्टर। पॉड का कलर, पॉड का शेप। पॉड का कलर, फली, फली हरे कलर की या पीले कलर की, तो पॉड के कलर में डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट ग्रीन एंड रेसेसिव येलो। पॉड के शेप में फली फूली हुई है या फिर पिचकी हुई है? फूली मतलब इन्फ्लेटेड, पिचकी मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड, पिचकी हुई फली। तो इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है? छठवा, सीड की बात आ जाएगी। सीड के दो कैरेक्टर हैं, 6 और 7 सीड के कैरेक्टर हैं। सीड का कलर ले लो और सीड का शेप ले लो। सीड का कलर येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड ग्रीन रेसेसिव कैरेक्टर है। वही सीड के शेप की बात करेंगे तो गोल सीड, राउंड शेप इज अ डोमिनेंट ट्रेट और रिंकल्ड शेप इज अ रेसेसिव ट्रेट। तो मेंडल ने जो बोला अपन ने, मेंडल ने कैरेक्टर 7 लिए, ट्रेट हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट, तो टोटल ट्रेट 14 ट्रेट। देखते 7 कैरेक्टर, ट्रेट की बात करेंगे तो 7 ये 14 ट्रेट, तो ट्रेट 14 थे। हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट हैं, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव ट्रेट है। तो ये मेंडल ने सिलेक्ट, ये सारे पेरेंट्स हैं। अब मेंडल को बात करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो एक कोई सा कैरेक्टर उठा के क्रॉस करा लेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो 2 कैरेक्टर साथ में लेके क्रॉस कर लेंगे। तो ये बात हो रही है ट्रेट्स की, कैरेक्टर्स की, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स की। स्टेप नंबर 2 क्या थी? आर्टिफिशियल क्रॉस। आर्टिफिशियल क्रॉस देखेंगे तो स्टेप नंबर 2, इसको थोड़ा समझ लेंगे अच्छे से। ये समझ आ गया आपको, मेंडल का एक्सपेरिमेंट समझ आ गया। क्रॉस, कौन सा क्रॉस? आर्टिफिशियल क्रॉस। आर्टिफिशियल मतलब खुद से क्रॉस कराया है, प्लांट ने नहीं करा है, आपने कराया है। आर्टिफिशियल क्रॉस। अच्छा, आपको पता है कि पी प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है? पी प्लांट
बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। मींस मान लो ये पी प्लांट है, एक इस पर फ्लावर लगा हुआ है, उसके पास एंथर भी होगा, उसके पास एंथर भी होगा, और उसके पास पिस्टिल भी होगा, उसके पास स्टेमन भी होगा, उसके पास पिस्टिल भी है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। सेम एक और प्लांट है, मान लो मटर का ही, ये भी बाइसेक्सुअल होगा, इसके पास भी स्टेमन भी होगा, मतलब मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है किसका? मटर का। अब क्या करना है, आर्टिफिशियल क्रॉस आपको कराना है। समझो इस चीज को, आर्टिफिशियल क्रॉस मतलब है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो ना, मेल और फीमेल कितने पास है। जनरली पॉलिनेटर अगर नहीं होगा, आप आर्टिफिशियल इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करोगे, तो इसका एंथर इसी के स्टिग्मा पर गिर जाएगा, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाएगा, सेल्फिंग हो जाएगी इनकी। लेकिन अपन को तो सेल्फ क्रॉस हो जाएगा, लेकिन अपन को क्या कराना है, ऑटो क्रॉस हो जाए, आर्टिफिशियल क्रॉस कराना है। अपन चाह रहे हैं कि इसका एंथर प्लांट ए का एंथर प्लांट बी के एंथर पर गिरे, तो क्या करेंगे समझो आप, गलती की गुंजाइश ना हो, इसलिए सबसे पहले इसके एंथर कट करेंगे, इसको मान लेंगे फीमेल। जब इसका एंथर कट कर दिया, मेल पार्ट कट कर दिया, इसका एंथर को क्या करा, कट एंथर को कट कर दिया, तो ये प्लांट कौन सा हो जाएगा, फीमेल। कौन सा प्लांट हो जाएगा ये, फीमेल। एंड क्या करेंगे, इसके एंथर को इसके स्टिग्मा पर डालेंगे, तो ये बिहेव करेगा कैसा, मेल। इसको मेल पेरेंट मानेंगे। दो अपने प्लांट है ए और बी, अपन करना है ए को बी पे डालना है, पर ऐसा ना हो कि आपने ये डाला, ठीक है मान लिया, ये पॉलिनेट नहीं कर पाया, उससे पहले इसने ही पॉलिनेट कर लिया है, तो इसको भी तो बचाना है। तो सबसे पहले क्या करो आप, एंथर को कट ही कर दो, एंथर को काट ही दिया है, तो ये सिर्फ फीमेल प्लांट बचा। अब इसका मेल वाला पार्ट इस पे डालना है, मतलब ये मेल प्लांट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेल पेरेंट। क्यों हो जाएगा, अच्छा ये मेल फीमेल की बात इसलिए कर रहे हैं मेंडल के वर्क इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन, इनहेरिटेंस, कि अगर मैं यहां पे एक बात करूं, आपका पैराग्राफ एनसीईआरटी का पैराग्राफ एक लाइन और लिखता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन। ये अपन ने बोला ना, वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स में वेरिएशन देखी, तो अगर मैं सोर्स की बात करूं, सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी वेरिएशन नहीं आएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स और प्रोजेनी एग्जैक्ट सिमिलर होती है, लेकिन अपन वेरिएशंस की बात कर रहे थे अभी, तो सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए अपन ने बात करी यहां पर मेल और फीमेल की, कि क्रॉस आर्टिफिशियल आपको क्रॉस कराना है आर्टिफिशियल, तो कैसे कराएंगे कि एक प्लांट है बी, एक प्लांट है, आप चाह रहे हैं कि ए का एंथर बी पे गिरे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी का एंथर कट करना पड़ेगा, यही मेंडल ने किया था, और ए के एंथर को ट्रांसफर करना पड़ेगा इसको। अब ये भी प्रोटेक्ट करना है कि इस पे अपन चाह रहे हैं ए का एंथर गिरे और कोई सा एंथर ना गिर पाए, तो ये भी अपन को क्या करना है, कंफर्म करना है कि इस पे और कोई सा एंथर ना गिरे। तो इसको क्या कर दोगे आप, इसको बैक से ढक दोगे, इसकी बैगिंग कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, बैक से ढक दोगे। तो क्रॉस आर्टिफिशियल क्रॉस में मेंडल ने क्या क्या किया है, जरा समझो इस चीज को। पहली चीज, पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स कैसे लिए, प्योर पेरेंट्स लिए। प्योर मतलब होमोजाइगस,
होमोजाइगस पेरेंट्स लिए, कैसे पेरेंट्स लिए? प्योर पेरेंट्स लिए, होमोजाइगस पेरेंट लिए। ऐसे मान लो ये प्लांट जो था ये लंबा लिया था, टॉल, और ये डॉर्फ। ये टॉल प्लांट है, ये डॉर्फ। बोला ना, टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर वाले, डिफरेंट ट्रेट लिए थे जब क्रॉस कराया। तो दोनों प्लांट जो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, वो दोनों प्लांट्स कैसे थे? एकदम अपोजिट थे, एकदम डिफरेंट थे दोनों से। एक टॉल था, एक डॉर्फ था। पर कैसे? प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ। प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ मतलब क्या होता है? प्योर टॉल मींस होमोजाइगस कंडीशन में है ये, कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी। और डॉर्फ का क्या होगा जीनोटाइप? स्मॉल टी। तो पेरेंट्स जो है अपन पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल क्रॉस, पेरेंट्स हैं प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स। इसमें से एक पेरेंट्स को क्या मानोगे? एक पेरेंट्स को क्या माना? फीमेल। एक पेरेंट्स को क्या माना? फीमेल। अच्छा, कैसे? ऐसे ही मान लिया क्या? नहीं, इसको क्या करा? इसमें एंथर को कट करा। नीट में क्वेश्चन आ चुका है। एंथर को कट करने की प्रोसेस को कहा जाता है इमैस्कुलेशन। एंथर को जो कट करा है उसको क्या कहा जाएगा? इमैस्कुलेशन। इसका क्या करा? दिस प्रोसेस, ये कट कर दिया है एंथर को। फीमेल प्लांट, जब आप बोल रहे हैं कि वन प्लांट जो है दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स फीमेल है, कैसे बना फीमेल? एंथर को कट करा, इमैस्कुलेशन करा है, तब उसका क्या हुआ? फीमेल प्लांट बनाया। एंड सेकंड जो प्लांट होगा वो क्या होगा? अब ये बात है, इसका आप एंथर इस पे गिराओगे तो ये फीमेल, ये मेल जैसा बिहेव करेगा। तो वन को क्या माना? मेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है ना, मेल फीमेल आएगा, तो वन फीमेल है जिसमें इमैस्कुलेशन करा, सेकंड है आपका मेल। तो पहली बात हो गई अपनी आर्टिफिशियल क्रॉस में क्या क्या करा मेंडल ने, वो अपन बता रहे हैं कि पेरेंट्स लिए प्योर पेरेंट्स होमोजाइगस, जिसमें एक फीमेल है जो इमैस्कुलेशन से बनाया, दूसरा मेल। और क्या करा इन्होंने? सेकंड, बैगिंग। इस पे और कोई सा एंथर, आपने इसका एंथर तो कट कर दिया है, पर आप अगर इसको खुला रखोगे तो पॉलिनेटर, मक्खियां, मेनली मधुमक्खी पॉलिनेटर है, उसको थोड़ी पता है कि यार इस पे मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस पे नहीं बैठना है। वो तो आके बैठ सकती है ना, एंथर और किसी का गिरा सकती है इस पे। तो इसको ढक दिया, बैगिंग कर दी। क्या कर दी? बैगिंग। बैगिंग मतलब क्या होगा? बैगिंग मतलब होगा फीमेल फ्लावर को कवर अप करना। फीमेल फ्लावर को क्या कर दिया? कवर अप, ढक के रख दिया है। एंड थर्ड स्टेप में क्या करा क्रॉस, आर्टिफिशियल क्रॉस में, कि जो वांटेड, आप चाह रहे हैं टॉल का एंथर गिराऊं मैं इस पे, डॉर्फ वाले फीमेल प्लांट पर टॉल वाले प्लांट का एंथर गिराना है, तो वांटेड जो आपका कैरेक्टर है उसका एंथर गिराया। वांटेड ट्रेट पेरेंट्स, जो वांटेड ट्रेट का पेरेंट था उसका एंथर ट्रांसफर करा आपने, कहां ट्रांसफर किया? फीमेल पर। उसका एंथर ट्रांसफर करा फीमेल पर। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अरे क्या बोल दिया सर? नहीं, सिंपल है ये। आर्टिफिशियल क्रॉस ऐसे होता है, ऐसे मेंडल ने किया। खत्म हो गया क्या? नहीं, इसका एक और बात आएगी, पेज हटा देते हैं, ये समझ तो आ ही गया था। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, किसको? आर्टिफिशियल क्रॉस को। तीन ये पॉइंट अपन ने बता दिए कि पेरेंट होमोजाइगस लिए, उसकी इमैस्कुलेशन करा, बैगिंग करा, ट्रांसफर कर दिया है। वही अगली बात कर रहे हैं कि इन दोनों प्योर प्लांट, ये दोनों प्योर प्लांट थे आपके। चौथा पॉइंट अपन बात कर रहे हैं कि प्योर प्लांट जो थे, मतलब पेरेंट जो थे, प्योर प्लांट जो थे, पेरेंट्स जो थे, इनके क्रॉस से, इनका मान लो क्रॉस कराया इन दोनों का, तो आपने क्या करा दिया? इन दोनों का क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आगे पढ़ेंगे अपन ये चीज, पर मैं अभी एक पॉइंट मेरे को समझाना है इसलिए बता दे रहा हूं। सारे प्लांट कैसे होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, एक जनरेशन बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो समझो,
प्योर पेरेंट्स, प्योर प्लांट जो है, प्योर प्लांट जो है, प्योर पेरेंट जो है, इनके क्रॉस से जो जनरेशन बनती है, जो जनरेशन बनेगी वो जनरेशन कौन सी कहलाएगी? F1 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन कहलाएगी। F1 जनरेशन, फीलियल जनरेशन। एंड पांचवा पॉइंट मान लो क्रॉस पोलिनेशन का ही कि F1 जनरेशन, अब इस पे कोई आप आर्टिफिशियल क्रॉस नहीं कर रहे हो, आपने F1 जनरेशन को छोड़ दिया। F1 जनरेशन के आपने सीड इकट्ठे करे बहुत सारे, आपने क्रॉस कराया कुछ प्लांट्स का, उनसे जो रिजल्ट निकला, उनसे सीड निकले, उनको इकट्ठा कर दिया। अब उन सीड्स को बो दिया आपने, उसमें कोई आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, वो अपने हिसाब से सेल्फिंग कर रहे हैं। खुद क्या कर रहे हैं भाई, देखा ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर खुद का एंकर खुद पे गिर रहा है। तो उनको क्या करा, F1 जनरेशन की आपने सेल्फिंग करने दी। इन्हें क्या करने दिया आपने? सेल्फिंग करने दी। तो जो अगली पीढ़ी आएगी उसको बोलोगे आप F2 जनरेशन, उसको आप कहोगे F2 जनरेशन, फीलियल 2 जनरेशन। ये बात हो गई है किसकी? आर्टिफिशियल क्रॉस की। दोबारा वहीं चलते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 4 स्टेप में करा। पेरेंट्स का सिलेक्शन, 7 कैरेक्टर लिए, 14 ट्रेड लिए। फिर क्या करा? सेकंड नंबर क्या आर्टिफिशियल क्रॉस कराया, करा दिया सर। तीसरा रिजल्ट, रिजल्ट क्या देखने को मिला मेंडल ने? रिजल्ट क्या है समझो, अभी मैं ओवरऑल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं तो रिजल्ट में लिख दूंगा, इससे घबराना नहीं है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बताएंगे ये रिजल्ट कैसे आया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में बताएंगे ये रिजल्ट कैसे आया, सब डिटेल में ही लेके चलेंगे। पर अभी सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंट के स्टेप वाइज लिख रहा हूं, तो इसलिए बात आपसे कर दे रहा हूं। थर्ड स्टेप क्या थी? रिजल्ट। आर्टिफिशियल क्रॉस से जो रिजल्ट आया है उसकी बात मैं कर रहा हूं। रिजल्ट, पहला रिजल्ट ये देखने को मिला मेंडल को कि F1 जनरेशन, F1 जनरेशन कौन सी है? जब पेरेंट्स का आपने क्रॉस कराया। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन सिमिलर है किसके? सिमिलर है किसके? एक पेरेंट के, सिमिलर ओनली 1 पेरेंट। F1 में जितनी भी प्रोजेनी आएंगी आपकी, मान लो 100 संतानें बनी मटर के प्लांट के, 100 पेड़ बने, मान लो 100 के 100 पेड़ कैसे होंगे, या 100 के 100 बीज अगर उनकी आप जीनोटाइप की बात करेंगे तो वो सेम है, सिमिलर है किसके? F1 जनरेशन के सिमिलर है। किसके सिमिलर है? F1 जनरेशन के। जैसे यहां पे एक बात करते हैं, जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो जितनी भी प्रोजेनी बनी ये सारी टॉल बनेगी। टॉल किसका? देखो ना, इस वाले पेरेंट के सिमिलर है एकदम। इसमें डॉर्फ है क्या? कोई नहीं है डॉर्फ। तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं। रिजल्ट क्या रहा? पहला रिजल्ट ये रहा कि F1 जनरेशन सिमिलर होगी ओनली 1 पेरेंट, 1 पेरेंट के सिमिलर है। अब इन्होंने क्या करा? F1 जनरेशन का सेल्फिंग करने दी। तो इन्हें लगा कि यार F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन में सारे एक पेरेंट जैसे आए थे, टॉल प्लांट आए थे, तो इन्हें लगा F2 में भी हो सकता है सारे टॉल प्लांट आए। पर जब रिजल्ट आया वहीं से इनका माता घूमा और वहीं से ये जेनेटिक्स बन गई कि F2 जनरेशन में बोथ ट्रेट अपियर, दोनों ट्रेट अपियर हो गए हैं। बोथ ट्रेट क्या हो गए हैं? अपियर हो गए हैं। मतलब जैसे यहां सिर्फ टॉल प्लांट थे तो यहां टॉल भी आ गए हैं और डॉर्फ भी आ गया है। तो ये रिजल्ट रहा किसका? मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का। अब मेंडल्स के रिजल्ट रहा तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? बात कर ले हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन से क्वेश्चन आए हैं कई बार, समझिएगा जरा। मेंडल ने कहा कि पेरेंट्स में ऐसा कुछ है, पेरेंट्स में ऐसा कोई मटेरियल है जो एग्जैक्ट ट्रांसफर हो रहा है प्रोजेनी में। पेरेंट्स में ऐसा कुछ है। देखो ना आप, F1 जनरेशन में जो प्लांट थे सिमिलर थे बिल्कुल पेरेंट्स जैसे। तो कंक्लूजन में इन्होंने बोला कि ऐसा जीन्स, ऐसा ह्यूमंस की सेल में या ह्यूमंस में कुछ है, या कोई प्लांट में है, या किसी स्पीसीज में ऐसा है, ऐसा कुछ है तो सीधा ट्रांसफर हो रहा है प्रोजेनी में। इन्होंने बोला समथिंग, कुछ है, समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स
टू प्रोजेनी, पेरेंट से प्रोजेनी में कुछ ट्रांसफर हो रहा है, इस समथिंग को समझो। मेंडल का एक्सपेरिमेंट कब है? 1856। तब जीन के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में जानकारी नहीं थी, तो मेंडल ने इसको बोल दिया फैक्टर। ये समथिंग को मेंडल ने क्या नाम दे दिया है? इसको बोल दिया है, इस समथिंग को मेंडल साहब ने कह दिया है फैक्टर। मेंडल ने कहा कुछ होता है जो पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहा है प्रोजेनी में, जिसको फैक्टर बोल दिया है। इसी को नाउअडे, आजकल आप लोग जीन के नाम से जानते हैं। भाई जीन ट्रांसफर होते हैं ना पेरेंट्स से प्रोजेनी में। मेंडल उस समय पर जीन की खोज नहीं हुई थी, जीन का नाम नहीं आई थी, टर्म नहीं आई थी, क्रोमोसोम की टर्म नहीं आई थी, तो बोल दिया फैक्टर ट्रांसफर हो रहे, कुछ है फैक्टर है जो ट्रांसफर हो रहे। अब फैक्टर के बारे में कुछ बताया, लोगों ने कहा यार ये फैक्टर क्या है, तो उन्होंने कहा चलो मैं बता देता हूं। फैक्टर जो है वो पेयर में रहते हैं, पहली बात उन्होंने कहा चलो कुछ बातें बताते हैं। फैक्टर प्रेजेंट इन पेयर, प्रेजेंट इन पेयर। देखिए आप, ये मेंडल उस समय पे ये बात कर रहे थे कि फैक्टर्स पेयर में होंगे। आप जानते हैं मटर डिप्लॉयड है, हर क्रोमोसोम 2 बार होगा, मतलब हर जीन भी क्या होगा? 2 बार होगा, फैक्टर भी 2 बार होगा ना। तो फैक्टर प्रेजेंट इन पेयर, पेयर में होते हैं फैक्टर्स। दूसरी बात, फैक्टर्स जो है वो ब्लेंड नहीं होते, फैक्टर्स नॉट गेट ब्लेंड। हालांकि इसके बाद में एक्सेप्शंस देखने को मिले, हालांकि उन्हें एक्सेप्शन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा कहीं प्रॉपर नहीं लिखा होगा कि ब्लेंडिंग होती है। हाँ वेरिएशन जो वो अलग चीज है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि फैक्टर आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। तो ये बात भी मेंडल की सही है, फैक्टर्स नॉट गेट ब्लेंड। क्यों बोल रहे हैं समझो, फैक्टर्स जो है, कैरेक्टर्स जो है, मेंडल उस समय फैक्टर मतलब कैरेक्टर ही मान रहा है, कैरेक्टर फैक्टर जो है वो ब्लेंड नहीं हो रहे हैं। टॉल और डॉर्फ जो है वो मिलके मिडिल साइज का कुछ नहीं बना रहा है कि टॉल और डॉर्फ प्लांट मिलके मिडिल साइज का प्लांट बन रहा है। आपको एक ही कुछ मिल रहा है, या तो टॉल मिल रहा है, और अगर F2 जनरेशन की बात करें तो डॉर्फ भी मिल रहा है, लेकिन बीच का कुछ नहीं मिला। तो मेंडल ने स्पष्ट कह दिया है कि भैया ब्लेंडिंग नाम का कुछ नहीं होता है, फैक्टर्स नॉट गेट ब्लेंड, ब्लेंड नहीं होंगे। अगली बात करेंगे कि इनडिसिमिलर पेयर, अगर मान लो अपन ने बोला ना फैक्टर्स प्रेजेंट इन पेयर, फैक्टर्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट है। अगर डिसिमिलर पेयर है, अगर कैसा पेयर है? डिसिमिलर पेयर है, इनडिसिमिलर पेयर। अरे जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी कहना चाह रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी डिसिमिलर पेयर है, कैपिटल टी सिमिलर, स्मॉल टी सिमिलर। अगर ये वाला डिसिमिलर पेयर है तो उन्होंने कहा वन फैक्टर डोमिनेट अदर। ये अपन ने डोमिनेंट रेसेसिव जब पढ़ा था पिछले लेक्चर में, बताया भी था कि एक ट्रेट जो है वो, या एक एलील जो है वो दूसरे को सप्रेस कर देगा, जो सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट, जो सप्रेस होगा वो रेसेसिव। तो डिसिमिलर पेयर में एक होता है आपका वन इज डोमिनेंट, लाइक कैपिटल टी, एंड वन इज रेसेसिव लाइक स्मॉल टी। तो ये बात हुई है मेंडल के एक्सपेरिमेंट की, मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट करा। अब ये इतनी सारी डिटेल जो है ये अलग से नहीं दी हुई है। मोनोहाइब्रिड की क्रॉस जो है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, उसमें ये डिटेल दे रखी है। और वहां पढ़ते तो कंफ्यूज होते हैं कि यार क्रॉस करा रहे थे, ये थ्योरी कहाँ से आ गई, तो वो मैंने अलग कर दी है ताकि क्रॉस जब पढ़ाऊं तो सिर्फ क्रॉस पढ़ाऊं, ताकि आपके दिमाग में स्पष्ट रहे चीजें। तो वही मैंने आपको बताया, ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, मेंडल ने 4 स्टेप्स फॉलो करी, ये रिजल्ट निकाला, ये कंक्लूजन निकाला। अब अगले लेक्चर में, ये लेक्चर यही तक रहेगा, अगले लेक्चर में बात करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक जीन को लेके कैसा क्रॉस करा मेंडल ने, एक कैरेक्टर को लेके कैसा क्रॉस करा, और बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की और उनके क्या एक्सेप्शंस हैं, इन सब की बात करेंगे।